दोस्तों, आप हैं द साइलेंट जोन पर। मैं वर्मिता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे कहानी दूर नीड़ के पक्षी। कहानीकार हैं जयप्रकाश पांडे जी। इस कहानी का मूल्यांकन आप जरूर करिएगा। एक भरोसा जो मैं आपको दे सकती हूँ कि इस कहानी के आखिरी पंक्ति पर आपको एक सुकून जरूर महसूस होगा। चलिए सुनते हैं। एयरपोर्ट के लॉन्ज में अखबार के पलटने के साथ आदित्य की आंखें सामने लगी स्क्रीन पर थी, जिस पर दिल्ली एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली फ्लाइट्स के बारे में दिखाया जा रहा था। वाशिंगटन जाने वाली फ्लाइट्स का डिटेल अभी दिखाया नहीं जा रहा था। वे फिर से अखबार के पन्नों में गड़ गए। 5 वर्ष की बच्ची के साथ रेप, एक बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी, देश के कोने में बाढ़ पीड़ितों को बांटी जा रही खाद्य सामग्री में कंकड़ पत्थर की मिलावट, आगामी चुनाव की सरगर्मी में कुछ नेताओं द्वारा धड़ाधड़ पार्टी बदलने की खबरों से उनका मन अकुलाने लगा। वे चहलकदमी करने लगे, किंतु इस बुढ़ापे में ज्यादा देर घूम भी न सके। वे आकर फिर से मोटे गद्देदार सोफे में समा गए। आंख बंद कर वे अतीत के गलियों में खो से गए। आदित्य भारत सरकार में एक बड़े अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे। एक मध्यम परिवार में जन्मे आदित्य 5 भाई एवं 3 बहनों में पिता की तीसरी संतान थे। पिता का छोटा सा व्यापार था। बंटवारे के समय उनके बाबाजी रावलपिंडी से आकर पानीपत के पास बस गए थे और एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। किसी तरह परिवार का गुजारा चल निकला। बाबाजी के देहांत के बाद पिताजी ने पुश्तैनी काम संभाल लिया था, किंतु पिताजी को इस बात का अंदाजा था कि शिक्षा ही प्रगति का सबसे बड़ा माध्यम है। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को समुचित शिक्षा दिलाने का प्रयास किया। सभी बच्चे पूरी शिक्षा प्राप्त कर अच्छी पोजीशन पर लग गए। कुशाग्र बुद्धि के आदित्य भारतीय सिविल सेवा सर्विस पास कर अधिकारी बन गए। मध्यम वर्गीय संस्कारों में पले बढ़े आदित्य अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित और ईमानदार रहे। उनके काम को चारों तरफ प्रशंसा मिली। समय तेजी से निकल रहा था। साथ ही में पोस्टेड रागिनी को देखकर आदित्य कब भावनाओं के जाल में उलझे और आकर्षण के प्रवाह में बहते चले गए, पता ही न चला। रागिनी तेज तर्रार अधिकारी थी। आदित्य प्रकाश की कर्तव्यनिष्ठा, लोकप्रियता एवं कार्य के प्रति समर्पण से वो भी प्रभावित थी। उन दोनों में ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता था। एक साथ काम करते हुए भी अलग अलग दफ्तरों में होने के कारण ज्यादा संपर्क नहीं था। एक दिन अचानक किसी कार्य के सिलसिले में रागिनी ने आदित्य से कुछ आधिकारिक जानकारी क्या मांगी। आदित्य प्रकाश के हृदय के कपाट ही खुल गए। जैसे बाढ़ का सैलाब बिना किसी रुकावट के सब कुछ बहा ले जाता है, उसी प्रकार आदित्य के अवचेतन मन में बैठा प्रेमी जग सा गया। धड़कते दिल, कांपती आवाज और उमड़ती भावनाओं के साथ उन्होंने रागिनी के प्रश्नों का जवाब तो दे दिया, किंतु अपने आवेग को रोक न सके। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और जल्द ही वे विवाह बंधन के पवित्र सूत्र में बंध गए। विवाह के 3 साल बाद अमन का जन्म उनके जीवन में एक बड़ी सौगात लेकर आया। अगले 2 सालों में रिया का जन्म हुआ और परिवार पूरा हो गया। बच्चों को बड़े होते देखते बचपन की किलकारियों में आदित्य और रागिनी की जिंदगी खुशियों का सागर बन रही थी, जिसमें दोनों पति पत्नी गोते लगा रहे थे। अमन स्कूल जाने लगा था।
धीरे धीरे व्यस्तता बढ़ती चली गई, बच्चों की अच्छी तरह परवरिश हो, इसीलिए रागिनी ने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। आदित्य और रागिनी अमन और रिया के पालन पोषण में व्यस्त हो गए। छोटे बच्चों के नाज नखरे, कभी बीमारी तो कभी एडमिशन की चिंता में दिन कटने लगे। धीरे धीरे अमन और रिया ने प्राइमरी के बाद मिडिल की परीक्षा पास कर ली और एक दिन ऐसा आया जब अमन ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे कॉलेज में टॉप किया। आदित्य एवं रागिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटे की प्रतिभा और लगन को देखकर उसे उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने की बात होने लगी। रागिनी के दिल में हुक सी उठी। अपने जिगर के टुकड़े को बाहर भेजने की बात वो कैसे सोच सकती है, जिसके लिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। प्ले स्कूल में पहली बार छोड़कर आने से लेकर कक्षा 8 तक प्रतिदिन स्कूल छोड़ने तक प्रत्येक दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गया। किंतु अमन के उज्जवल भविष्य और सभी सगे संबंधियों के समझाने पर उसे ये बात माननी पड़ी। आदित्य तो जैसे निस्तब्ध हो गए थे। प्रशासनिक मामलों में पल भर में सटीक निर्णय लेने के लिए मशहूर आदित्य किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में थे। सब कुछ त्वरित गति से हो रहा था। अमन ने सेट परीक्षा पास की। जल्द ही उसे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश का प्रस्ताव मिल गया। फिल्मी पर्दे पर चल रहे सीन की तरह घटनाक्रम बदल रहा था और अंत में वो दिन आ गया जब दाखिला और वीजा की सभी प्रक्रिया पूरी कर अमन इसी हवाई अड्डे पर विदेश जाने के लिए खड़ा था। रागिनी की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। विश्व के सर्वोत्तम विश्वविद्यालय में प्रवेश की खुशी, उसके बाद बेहतर कैरियर की आशा से जहां आदित्य रोमांचित थे, वहीं जिगर के टुकड़े को दूर भेजने से उसका दिल बैठा जा रहा था। रागिनी को ढांढस बंधाने, बेटे को समझाने और सारे इंतजाम की व्यवस्था में आदित्य अपने आवेग को रोक रखा था। किंतु जैसे ही अमन का विमान रनवे पर रेंगने लगा, रागिनी और रिया से लिपटकर भबक भबक कर आदित्य रो पड़े। यहाँ तक कि रागिनी भी अबाक रह गई थी। आदित्य को इतना भावुक, उमड़ते और आवेगमय उसने कभी नहीं देखा था। दोनों भरे मन से बिना किसी से बातें किए एयरपोर्ट से घर आ गए। खुद में खुद को सहेजते, समेटते और समझाते। 2 साल बाद रिया ने भी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली। इस बार रिया को स्नातक कोर्स के लिए दिल्ली में ही पढ़ाने का फैसला किया गया। अमन के बाहर भेजने के निर्णय से वे अभी भी आहत थे। बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़ती गई। अमन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टॉप किया और वहीं उसे पीएचडी में एडमिशन मिल गया। रिया ने भी दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक करने के बाद परास्नातक की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया। अब की बार फिर उसी पसोपेश में कई दिन बीते, किंतु एक बार फिर बच्चों की इच्छा और बेहतर भविष्य के आगे पति पत्नी को वात्सल्य प्रेम की कुर्बानी देनी पड़ी और रिया भी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश की धरती के लिए फुर्र हो गई। बच्चे उन गौरैया के बच्चों की तरह हो गए थे जो पंख निकलते ही उन्मुक्त गगन में उड़ जाते हैं, अपने चारे की खोज में, नए आशियाने की तलाश में। अमन डॉक्टरेट की पढ़ाई कर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ही प्रोफेसर की पद पर नियुक्त हो गया। रिया कोलंबिया विश्वविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी में परास्नातक कर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नियुक्त हो गई। एक तरफ जहां बच्चों के अच्छे पद प्राप्त कर लेने और उच्च वेतन की खुशी थी, वहीं एक चिंता दोनों को अंदर से खाए जा रही थी कि अब
बेटे बेटी के भारत वापस आने की संभावना कम हो गई थी। अब तक आदित्य अपने विभाग के सर्वोत्तम पद पर पदोन्नत हो चुके थे। पद प्रतिष्ठा एवं ऑफिस के तामझाम से घर पहुंचते तो घर खाने को दौड़ता। रागिनी इधर उधर की गतिविधियों में अपने को व्यस्त रखने का प्रयास करती। जब भी दोनों पति पत्नी साथ बैठते तो बच्चों की कितनी ही बातें करते, उनकी छोटी छोटी हरकतों को याद करते, उनके एक एक खिलौने, कपड़े और निशानियों को रागिनी ने संभाल कर रखा हुआ है। भला हो स्काइप का कि कभी कभी बच्चों से स्काइप वीडियो कॉलिंग पर बात हो जाती। यद्यपि दोनों देशों के समय के अंतर एवं बच्चों के काम की व्यस्तता के कारण बात भी अक्सर नहीं हो पाती थी। दोनों बच्चे विदेश में हैं, उनकी शिक्षा पूरी हो गई है एवं उम्र भी काफी हो गई थी। स्वाभाविक है कि माँ बाप को शादी की चिंता सताने लगी थी। रागिनी अक्सर विवाह की बात करना चाहती, किंतु बच्चे बड़ी सफाई से बात को टाल जाते। कभी कोई मीटिंग, कभी कोई कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट और टारगेट की बोझ से जिंदगी घिसट रही थी। व्यस्तता का आलम यह था कि अमन और रिया फास्ट फूड खाकर जिंदा थे, क्योंकि घर पर खाना बनाने का समय ही नहीं मिलता था। रिश्ते के नाम पर बड़ी शून्यता उभर रही थी। रिश्तेदार और इष्ट मित्र शादी के रिश्ते ले आते, परंतु 7 समंदर पार बैठे बच्चों के लिए माँ बाप क्या निर्णय लेते। रिश्तेदारी में एक लड़की तो रागिनी ने पसंद भी कर ली थी। सुंदर, नाक नक्श और MBA लड़की को देख रागिनी ने बहू के कितने ही सपने बुन लिए थे। उन्होंने सोच भी लिया था कि बहू को कौन से गहने देने हैं। बच्चों की पढ़ाई के बड़े खर्चे और घर गृहस्थी के नियमित खर्चे में से बड़े मुश्किल से बचाए पैसों में से थोड़े से गहने रागिनी ने बनवा रखे थे। उन्हें वो अपनी बहू को देने का मन बना चुकी थी। शादी किस तरह होगी, कौन कौन से लोग आएंगे, इस पर पति पत्नी कई बार विचार और बहस कर चुके थे। आदित्य के हर बार मना कर देने से कोई बात आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी और रागिनी अपना मन महसूस कर रह जाती। रिश्तेदारी में बात होने पर वो बेटे के ओहदे, उसकी व्यस्तता का हवाला देकर केवल इतना कहकर टाल देती कि अभी उम्र ही क्या है अमन की, और हाँ, शादी तो मेरा बेटा अपने माँ बाप की मर्जी से ही करेगा। रिया की शादी की बात भी उतनी ही संजीदगी से होती। जवान बेटी विदेश में अकेले रह रही है। इस बात पर रागिनी को कई बार जेठानियों एवं देवरानियों के ताने भी सुनने को मिलते थे, किंतु रिया भी सुनने को तैयार न थी। शादी की बात करने पर वो बात को पलट देती और हंसकर कहती, मम्मी जब शादी करनी होगी तो मैं बता दूंगी। माँ बाप बच्चों से छुट्टियों में घर आने की जिद करते रहते। अमन पिछले 9 वर्षों से केवल 2 बार और रिया 5 वर्षों में केवल 1 बार भारत आई थी। एक दिन अचानक रिया ने भारत आने की बात कही और बताया कि क्रिसमस की छुट्टियों में वो दिल्ली आएगी। आदित्य और रागिनी की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों पुरजोरों में तैयारी में लग गए। एक एक दिन मुश्किल से कट रहे थे। घर की पूरी तरह सजा दिया गया। रिया की पसंद के पर्दे से लेकर खाने पीने की सभी वस्तुओं का इंतजाम रागिनी कर रही थी। आखिरकार दिसंबर का महीना आ गया और आने से 1 सप्ताह पहले रिया ने बताया कि उसके साथ उसका दोस्त पीटर भी भारत आएगा। आदित्य और रागिनी को कुछ समझ न आया, फिर भी वे खुश थे। इतने बड़े घर में एक तो क्या 2-4 दोस्त भी आ जाए तो कोई समस्या ना थी। आखिर वो दिन आ गया जब रिया अपने दोस्त पीटर के साथ दिल्ली पहुंची। आदित्य और रागिनी ने दोनों का पुरजोर स्वागत किया, लेकिन पीटर की उपस्थिति से रागिनी असहज हो जाती और बेटी से खुलकर बात ना हो पाती, जबकि रिया अपना सारा समय
पीटर के साथ ही व्यतीत करती। दोनों घूमने फिरने और मस्ती भरी छुट्टियों के दिन व्यतीत करने के मूड में थे, जबकि आदित्य और रागिनी भी अपनी बेटी के साथ समय बिताना चाह रहे थे। समझौता तो माँ बाप को ही करना पड़ता है। बच्चों की खुशी में खुश होने वाले माँ बाप उनकी राह में रोड़ा तो नहीं बन सकते। रिया के भारत आने की बात सुनकर आदित्य के दफ्तर के दोस्त, रागिनी की सहेलियां और सभी नाते रिश्तेदार मिलने आ रहे थे। घर पर पीटर की उपस्थिति सबको असहज कर रही थी। कुछ खुसुर पुसुर भी होने लगी थी। रिया के लिए कुछ रिश्ते रागिनी ने भी देख रखे थे। उन्हें लेकर एक दिन अकेले में रागिनी ने बात करनी चाहिए तो रिया ने सपाट स्वर में कह दिया, मम्मी, मैं पीटर को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। रागिनी के तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। शादी के बाद रिया के भारत आने और आसपास ही सेटल होने के उनके अरमान चकनाचूर हो गए थे। बेचारे आदित्य तो कुछ बोले भी नहीं और 2 दिन के सरकारी टूर पर बैंगलोर चले गए। वे पुनः अपने को संभालने में लगे थे। बच्चों की खुशी में ही खुशी देखने का माँ बाप का भाव इतना प्रबल होता है कि रागिनी भी 1-2 दिन थोड़ा अपसेट रहने के बाद सामान्य रहने लगी। धीरे धीरे महीने भर का समय कब व्यतीत हो गया पता ही न चला। छुट्टियां खत्म होते ही रिया और पीटर वापस अमेरिका के लिए रवाना हो गए। आदित्य और रागिनी पुनः अकेलेपन में डूब गए। रिया के रहते घर में चहल पहल बनी रहती थी। उसके जाते ही रातें दिन कटते न कटता। घर खाने को दौड़ती। रिया फिर से दूर उड़ चुकी थी। बच्चे देश में रहे तो जल्दी मिलने की उम्मीद भी रहती है। 7 समंदर पार से कौन 4 साल से पहले आता है। यही बात सोच सोच कर पति पत्नी साधना में डूबे चुपचाप से बैठे रहते। इंडिया से जाने के 2 महीने बाद ही रिया ने फोन करके बताया कि पीटर से शादी के लिए पीटर के माता पिता राजी हो गए हैं। शादी 3 महीने के बाद की तय की गई है। फोन रखने के बाद तो जैसे रागिनी को चक्कर ही आ गया। पूरी धरती उसके सामने डोल सी गई। वो सिर पकड़कर बड़ी देर तक बैठी रही, जब तक कि आदित्य ने आकर उसे उठाकर बिस्तर पर नहीं लिटाया। वो जल्दी से ग्लूकोज का गिलास बनाकर लाए, रागिनी को सहारा देकर बिठाया और अपने हाथों से पानी पिलाया। थोड़ा स्थिर होकर रागिनी ने रिया की बातें आदित्य को बताई। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थामे देर तक खामोश बैठे रहे। शादी विवाह भारतीयों के जीवन का अहम पड़ाव होता है। बेटे बेटियों की शादी धूमधाम और मन मुताबिक करने का अरमान आदमी उनके जन्म से ही पालते हैं। पूरे घर परिवार नाते रिश्तेदारी में ये अहम मुद्दा होता है। ऐसे में बेटी विदेश में ही विदेशी से मनपसंद शादी कर ले तो मन को समझाना बड़ा मुश्किल है। आदित्य प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे। समय के साथ बदलने में ही भलाई है। इस बात को सकारात्मक रूप में लेकर खुद को खुश रखना ही सबसे अच्छा तरीका है। बेटी के विवाह की खबर को सबसे छिपाए वे अमेरिका जाने की तैयारी में लग गए। पीटर अच्छा लड़का था, अमेरिका का होते हुए भी संस्कारवान। उसने आदित्य और रागिनी का पूरा ध्यान रखा। चर्च में शादी की रस्में पूरी की गई और रिया और पीटर पति पत्नी बन गए एवं आदित्य और रागिनी अजनबी। 2 महीने अमेरिका में रहने के बाद दोनों नई दिल्ली वापस आ गए। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच छोटे से घर में वो वहां काफी बोर हो चुके थे। रिया और पीटर अलग अलग कंपनियों में नौकरी करते थे। दोनों के आने जाने का समय अलग अलग था। मल्टीनेशनल कंपनियां कर्मचारियों का तेल निकाल देती है। रिया और पीटर
की व्यस्तता का आलम ये था कि दोनों शनिवार के डिनर पर ही मिलते थे। एक आता तो दूसरा सोता रहता। वो अमेरिका है, इंडिया नहीं, जहां पति को ऑफिस जाने की सारी तैयारी बीवियां करवाती हैं, जहां यदि एक सोकर उठ गया तो दूसरे की सुविधा का ध्यान दिए बिना उसे उठा देगा, भले ही दूसरे की नींद पूरी हो या ना हो। अमेरिका में लोग एक दूसरे की सुविधाओं का बहुत ध्यान रखते हैं, भले ही वे पति पत्नी ही क्यों ना हो। यद्यपि आदित्य एवं रागिनी को ये बात कभी हजम नहीं होती। आखिर इतनी सी क्या नफासत और एक दूसरे का ध्यान रखना। उन्हें वहां की जिंदगी बड़ी उबाऊ सी प्रतीत होती है। भारत लौटने के बाद आदित्य और रागिनी एक बार तो काफी प्रसन्न हुए। यहाँ यार दोस्तों, रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों से दिन भर बातचीत एवं चुगलबाजी में दिन निकल जाता है। वहां तो दिन भर बैठे बैठे दिन को किसी तरह काटना पड़ता था। आदित्य क्लब जाने लगे। सप्ताह में 2 दिन उनका विलियर्ड्स का टूर्नामेंट होता। वहां दोस्तों की महफिलें जुटती। अनेक रिटायर्ड अधिकारी आसपास ही रह रहे थे। सबसे मिलना जुलना होता। ऑफिस की पूरी बातें, जलवे, घटनाएं और अपनी अपनी वीर रस की कथाओं को गुनगान कर सभी प्रसन्न हो लिया करते। रागिनी भी सोसाइटी की महिलाओं में खुश रहती। आदित्य के रिटायर्ड होने के बाद से सरकारी अमला खत्म हो गया था। किसी समय 4-5 नौकरों वाला घर था। अब रागिनी खाना बनाने से लेकर कपड़े सहेजने तक के सारे काम खुद करती। फिर भी उसे कोई परेशानी न थी। सकारात्मक सोच और ऊर्जावान रागिनी ने अपने को नई परिस्थितियों में बहुत ही अच्छे से ढाल लिया था। निराशा के क्षणों में वो शीशे के सामने खड़ी होकर अपने को निहारती, पुराने दिन सोचकर मुस्कुरा देती और पुनः किसी काम में तल्लीनता से जुट जाती। दिन तेजी से गुजर रहा था। बच्चों के दूसरे तीसरे दिन फोन आ जाते। स्काइप के वीडियो कॉल पर बच्चे दिख जाते तो पति पत्नी का दिन बन जाता। एक दिन अमन का फोन आया। वो जैसे कुछ बताना या छुपाना चाह रहा था। आदित्य तो भांप गए, पर रागिनी नहीं समझ रही थी। उसने अमन से पूछा। अमन जिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, वहीं उसे अपने डिपार्टमेंट की रशियन प्रोफेसर लड़की से प्यार हो गया था और वो जल्द ही विवाह बंधन में बंधकर टास्केंट शिफ्ट होना चाहते थे। शादी अगले महीने ही रखनी पड़ी थी। रागिनी का सारा धैर्य जवाब दे रहा था। जिन बच्चों के लिए उसने नौकरी छोड़ी, उनकी एक एक जरूरत का ध्यान रखा, जो हर समय उसकी जिंदगी और संपूर्ण दुनिया ही थे, वे अब अजनबी से लगने लगे थे। विदेश में बैठे वे अपनी जिंदगी, कैरियर और भविष्य की चिंता में माँ बाप को भुला बैठे थे। वो बीमार रहने लगी। उसका रक्तचाप बढ़ गया था। शुगर लेवल भी बढ़ चला था। वो बिस्तर पर ही गुमसुम पड़ी रहती। शहर के बड़े अस्पताल में आदित्य ने उसे दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि टेंशन लेने से उनका स्वास्थ्य गिर रहा है। आदित्य उसे समझाने की कोशिश करते कि देखो, बच्चे अपनी जिंदगी में कितने खुश हैं। उन्हें पढ़ा लिखा कर हमने अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया है। रागिनी बड़ी कातरता से आदित्य के हाथ थामे उनकी आंखों में देखकर रुआंसी स्वर में बोली, हमें क्यों समझा रहे हो? क्या आपका मन नहीं होता कि बच्चे हमारे पास रहें? इतना सुनते ही आदित्य की आंखें डबडबा गई थी। इन्हीं बच्चों की परवरिश में पूरी जिंदगी लगा दी और अब इन्हीं के बिना जिंदगी अकेलेपन में काटनी पड़ रही थी। आखिर इतना पढ़ाते लिखाते नहीं तो यही आसपास ही रहते और हमारा ध्यान भी रखते। पहली बार बच्चों के पढ़ लिख लेने से और अच्छे कैरियर के प्रति एक अफसोस सा मन में आया, पर जल्द ही आदित्य ने ये विचार मन से झिटक दिया। रागिनी अकेलेपन की गहरी काली बदली में
घिरी सी जा रही थी और उससे निकलने का कोई प्रयास सफल नहीं हो रहा था। वो बिस्तर पर ही पड़ी रहती। समय भागता जा रहा था और पता ही न चला कि अमन की शादी की तारीख नजदीक आ गई। रागिनी तो जाने की हालत में नहीं थी। उसने आदित्य को जाने के लिए तैयार किया। उसके बिना आदित्य भी जाना नहीं चाहते थे, किंतु रागिनी की हट के आगे उनकी एक न चली। वो नहीं जा सकती तो क्या, आदित्य को तो जाना ही चाहिए। उसका बेटा अकेले क्या क्या करेगा, कहीं उसे बुरा ना लग जाए। उसने बड़ी मशक्कत के साथ मुश्किल के दिनों में बनवाए हीरे का हार आदित्य को दिया, जिसे वो पुत्र वधू को उपहार में देंगे। आदित्य एयरपोर्ट लॉन्च में बैठे अपनी पिछली 40 बरसों की जिंदगी का भ्रमण कराए थे। जैसे उनकी तंद्रा टूटी, वे काउंटर की तरफ भागे। पूछताछ करने पर पता चला वाशिंगटन की फ्लाइट आधे घंटे पहले अपने नियत समय पर टेक ऑफ कर चुकी है। आदित्य ने राहत की सांस ली, टैक्सी पकड़ी और घर की राह ली। वे कौन सा अपने बीमार पत्नी को छोड़कर जाने में खुश थे। अमन की शादी तो हो ही जाएगी, उनके बिना भी। रागिनी का ध्यान रखने को तो वे अकेले ही थे। कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, ये थी कहानी दूर निड़ के पक्षी। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। आप बने रहिए द साइलेंट जोन पर। जय जगन्नाथ।